Good morning, students. I welcome you all to CATG's online class. And today we are going to study rate law. The chapter is chemical kinetics. तो देखो rate law को समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लो एक रिएक्शन हो रहा है A प्लस 2B, इससे बनेगा C. ठीक है, ये एक रिएक्शन है. तो इस रिएक्शन का अगर हमें रेट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? अभी तक हम लोग क्या करते आए हैं, हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. देखो एक तो टर्म होता है रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा टर्म होता है रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए और बी. तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है दिस इज इक्वल टू रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए इंटू 1/1. कोई दिक्कत? और अगर आप बी के टर्म में लिखना चाहो तो वो हो जाएगा दिस इज ऑल्सो इक्वल टू रेट विथ रिस्पेक्ट टू बी इंटू 1/2. अब बोलोगे ये 1/2 और 1/1 क्यों है? तो उसका बहुत सिंपल रीजन है. ये जो 1 है वो है यहां वाला कोफिशिएंट. ये जो कोफिशिएंट है ए के पहले, और ये जो 2 है वो कौन सा कोफिशिएंट है? ये है ये वाला कोफिशिएंट. और इस तरीके से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं. तो हमको करना क्या पड़ता है? जैसे रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालना हो तो ये हो गया. अभी हम लोग सिर्फ ए के बारे में बात किया जाए, इसको बाद में बात कर लेंगे. तो आप क्या करते हो, इस 1/1 को 1 लिख दो और लिखते हो रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए का मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल्टा टी. यही निकालते हैं हम लोग. और हमें पता है कि ए के कॉन्सेंट्रेशन का जो चेंज है वो नेगेटिव आता है, तो आगे एक और नेगेटिव लगा देते हैं ताकि ओवरऑल नेट वैल्यू पॉजिटिव हो जाए. तो अब ये जो वैल्यू इस तरीके से रेट निकालना है तो हम करते क्या है, एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट में ए का कॉन्सेंट्रेशन और टाइम देखते हैं कि टाइम के साथ ए का कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके से चेंज करता है. और फिर टाइम इंटरवल नीचे लिख देते हैं, ऊपर में ए का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाता है. तो बेसिकली हमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ गया. मान लो इसी रिएक्शन का आज हमने एक्सपेरिमेंट करके रेट निकाला, कल कोई और एक्सपेरिमेंट करके रेट निकाल सकता है, परसों कोई और एक्सपेरिमेंट करके रेट निकाल सकता है. यानी कि जब भी किसी को रेट निकालना होगा तो उसको एक्सपेरिमेंट करना होगा. हम चाहते हैं कि ये बार बार एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े. एक बार एक्सपेरिमेंट करके हम जान जाएं, कोई फॉर्मूला बना लें, कोई तरीका ढूंढ लें जिससे बार बार बिना एक्सपेरिमेंट किए ही रेट निकल जाए. हाँ, एक बार जरूर शुरुआत में एक्सपेरिमेंट करना पड़े. तो वो कैसे होगा, ये प्रश्न हमारे सामने था. इसी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक लॉ इंट्रोड्यूस किया गया, एक लॉ बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं रेट लॉ. जैसे अर्थ पेन के ऊपर कितना फोर्स लगाता है, तो एक तो तरीका है कि आप एक्सपेरिमेंट कीजिए लैब में और पता कीजिए कितना फोर्स लगाता है. और दूसरा तरीका है कि आप न्यूटन ने एक लॉ बना दिया एक्सपेरिमेंट करके. न्यूटन ने पहले एक्सपेरिमेंट कर लिया और एक लॉ बना दिया. कौन सा लॉ? ग्रेविटेशनल लॉ. और आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा अर्थ पेन पर कितना फोर्स लगाता है. जैसे ये दोनों पेन है, मान लो ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस दोनों में आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, कूलम्ब फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो कितना फोर्स लग रहा है? दो तरीका है निकालने का आपके पास. एक तो एक्सपेरिमेंट करो, दूसरा कूलम्ब ने एक्सपेरिमेंट एक बार कर लिया है और उसने एक फॉर्मूला दे दिया है, फॉर्मूला यूज कर लो. तो फॉर्मूला यूज करना मतलब वो हो गया कूलम्ब का लॉ, कूलम्ब लॉ. ठीक है, कोई दिक्कत? तो हम लोग भी कुछ फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, उसको बोलेंगे रेट लॉ.
तो रेट लॉ के बारे में सबसे पहली बात लिख लो, रेट लॉ दो तरीके के होते हैं। रेट लॉ एक होता है डिफरेंशियल रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ, और दूसरा होता है इंटीग्रल रेट लॉ, इंटीग्रल रेट लॉ। ये लिख लो। ये दो तरीका क्या है अभी आपको समझ में नहीं आएगा, हम जैसे जैसे बताएंगे आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल रेट लॉ। अभी बस आपको एक बात समझना है कि रेट लॉ मतलब हम लोग एक फार्मूला निकालने जा रहे हैं, जिस फार्मूला से किसी भी रिएक्शन का रेट बार बार बिना एक्सपेरिमेंट किए ही निकाला जा सकेगा। तो अब सभी लोग हेडिंग डाल दोगे डिफरेंशियल रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ, और फिर हम लोग एक एग्जांपल की मदद से डिफरेंशियल रेट लॉ को समझने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक रिएक्टेंट है A और एक रिएक्टेंट है B, और A प्लस 2B मिलके बन गया C प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, तो आप लिख सकते हो, अभी हम सिर्फ पहले ए के बारे में बात करते हैं, ए के टर्म्स में। तो आप लिख सकते हो 1/1 इंटू, सॉरी आप लिख सकते हो 1/1 इंटू रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, ये 1/1 1 क्यों? ये 1 है आपका ये वाला कोफिशिएंट, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल्टा टी। और अगर आप किसी टाइम पर ये जो रेट देता है, ये हमने पढ़ा कि तो एवरेज रेट बताता है कि कोई 10 मिनट से 15 मिनट के बीच का एवरेज रेट बताओ, या 5 मिनट से 10 मिनट के बीच का एवरेज रेट बताओ। लास्ट क्लास में हम लोग इसी पे बात किए थे। अगर आपको किसी इंस्टेंट पर एग्जैक्टली 10 मिनट पर कितना स्पीड था, एग्जैक्टली 15 मिनट चलने के बाद कितना स्पीड था, तो उसके लिए आप क्या करते हो? इसको माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी लिख देते हो। ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट है। तो ये जो रेट है इसको हम अलग से लिख लेते हैं, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी। ये क्या है? यही है रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? पहली बात, इसका वैल्यू निकालते हैं एक्सपेरिमेंट से। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट से न निकालना हो तो हमें पता करना पड़ेगा कि ये रेट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जिस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है उस फैक्टर्स को इंक्लूड करके हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे कूलम ने एक फॉर्मूला बनाया था, कूलम ने बोला था कि ये दो चार्ज है और दोनों चार्ज के बीच का ये मान लो प्लस चार्ज है Q1 और ये कुछ माइनस चार्ज है Q2। तो कूलम ने क्या बोला कि ये जो दोनों चार्ज है इसके बीच लगने वाला फोर्स किस पर डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है चार्ज पर, यानी Q1 इंटू Q2 पर। और किस पर डिपेंड करता है? तो बोला इनवर्सली डिपेंड करता है 1/r² पर। और फिर दोनों को कंबाइन करके एक फॉर्मूला बना दिया था, F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। और ऐसा ही कुछ फॉर्मूला हम लोग भी खोजने जा रहे हैं। तो रेट लॉ के अनुसार, कूलम के अनुसार ये बातें था। रेट लॉ के अनुसार ये जो रेट है ये डिपेंड करता है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, टू द पावर ए का पावर m लिख दो और b का पावर n लिख दो। तो रेट लॉ के अनुसार दिस रेट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द पावर m, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b टू द पावर n।
अब m और n एक जनरल बात हो गई। जैसे कोई बोलेगा कि ये जो रेट लॉ लाया है तुमने अपने मन से ले आया क्या? हो सकता है कि रेट जो है इस रिएक्शन का ए के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ना करे, ऐसा भी तो हो सकता है। हमने एक्सपेरिमेंट किया और पता चला डिपेंड नहीं कर रहा है, तो रेट लॉ बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम m का वैल्यू 0 मान लो। m का वैल्यू 0 मान लोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, पूरा ये टर्म हो जाएगा 1, तो a आपको इधर दिखाई नहीं देगा, तो फिर वो भी सही हो जाएगा अगर कोई कहता है कि रेट a पर डिपेंड नहीं करता है। तो m और n लिखने से हमने बहुत सारे संभावनाओं को समाहित कर लिया इस फॉर्मूले में। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें अब क्या करिए, आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, ये हो गया माइनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर m कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर n। यही फॉर्मूला है रेट लॉ। ये वाला हम मिटा दे रहे हैं, ये तो एग्जांपल था बस समझने के लिए। ये फॉर्मूला है रेट लॉ। रेट लॉ क्यों? क्योंकि ये एक फॉर्मूला बन गया है। क्या निकालने का फॉर्मूला? रेट निकालने का एक फॉर्मूला हमें मिल गया है। क्या है फॉर्मूला? तो लेफ्ट साइड का जो क्वांटिटी है वो रेट है, ये आपको निकालना है। ये रेट मतलब ये फोर्स जैसा है, जैसे फोर्स होता है ना F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये सुना है ना आपने कूलम्स लॉ में। तो ये जो है F, ये हो गया लेफ्ट साइड वाली ये क्वांटिटी जो हमें निकालना होता है। K कांस्टेंट जैसा है, Q1 Q2 ये है, और आर स्क्वायर, इधर आर स्क्वायर कुछ नहीं है फॉर्मूला में, या कभी कुछ हो भी सकता है, कुछ भी रहेगा। तो ये राइट साइड मतलब ये सब आपका, ये सब का वैल्यू डालोगे अगर अपना ए बी के कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू डाल दो, ए के कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू डाल दो, एम एन और के का वैल्यू डाल दो, तो आपको लेफ्ट साइड वाला जो क्वांटिटी जो आपको निकालना है वो निकल करके आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो अभी ये रेट लॉ लिखोगे। ये जो रेट लॉ है और सब जितना लॉ आपने पढ़ा है ना, जैसे F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर या ग्रेविटेशनल लॉ आपने पढ़ा है, उनसे दिखने में अलग है। ये क्या अलग है इसमें? तो इसमें जो क्वांटिटी आपको निकालना होता है, ये क्वांटिटी जिसको रेट बोलते हैं और जो निकालना होता है, ये क्वांटिटी डिफरेंशियल फॉर्म में है, ये dy बाय dx के फॉर्म में। और सब लॉ में ऐसा कुछ dy बाय dx के फॉर्म में नहीं रहता है, तो इसीलिए इसका नाम है डिफरेंशियल रेट लॉ। क्या नाम है? डिफरेंशियल रेट लॉ। कोई दिक्कत? क्यों डिफरेंशियल रेट लॉ? क्योंकि इसमें जिस क्वांटिटी का वैल्यू निकालना है हमें, वो किस फॉर्म में है? वो है डिफरेंशियल फॉर्म में, dy बाय dx के फॉर्म में। आगे चल के हम लोग सीखेंगे कि इसको जब इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग, अभी इंटीग्रेशन से डरना नहीं आपको, कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो देखा जाएगा, वो सीखेंगे हम लोग। लेकिन जब भी इसको हम लोग इंटीग्रेट कर पाए, तब जो फॉर्मूला बनेगा उसको बोल देंगे, अभी लिखा था ना हमने, इंटीग्रल रेट लॉ। ठीक है? तो ये आपका डिफरेंशियल रेट लॉ है, और इस रेट लॉ में जो जो टर्म्स है उसको पहले जान लिया जाए। तो लेफ्ट साइड वाला टर्म क्या है? ये जो टर्म है इसका नाम है, लेफ्ट साइड वाला टर्म इसका नाम है रेट। इसी को रेट बोलते हैं, यही रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये वाला। अब बताइए ये के क्या है? तो यहां पर हम लिख देते हैं के कई सारे नाम हैं। तो पहला नाम तो इसका बड़ा सिंपल है, क्या आप लोग भी सोच लिए होंगे, रेट कांस्टेंट। क्या नाम है इसका? रेट कांस्टेंट। अच्छा, रेट जैसा ही एक और वर्ड होता है स्पीड या वेलोसिटी, तो रेट को हम लोग वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, इसलिए इसका एक और नाम हो गया वेलोसिटी कांस्टेंट। CONST मतलब कांस्टेंट। ठीक है? और इसका एक नाम है, बड़ा स्पेशल नाम है, वो स्पेशल नाम है, इधर हम ये मिटा दे रहे हैं, जो आपने लिखा होगा ना रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ, ये आप लोग नोट डाउन कर लो। इसका एक नाम है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पेसिफिक रिएक्शन
रेट। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट का क्या मतलब है? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट का एक मतलब है, वो मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ऑल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 1 मोलर। मतलब देखो इसका, सुनो, बड़ा अच्छा मतलब है। वो ये है कि जितने भी कॉन्सेंट्रेशन है ना इस फॉर्मूले में, कॉन्सेंट्रेशन की तरह ये कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। राइट साइड में जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, देखो ये वाला टर्म कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ये पूरा टर्म है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। और या और प्रिसाइज बोला जाए तो ये जो पूरा टर्म है, इस पूरा टर्म का एक ही नाम है रेट है। ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, इन कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू तुम रख दो 1 मोलर, तो ये हो गया 1 और ये भी हो गया 1। इस दोनों को 1 1 रख दोगे तो जो रेट है ये देखो, इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 1 का पावर m हो गया 1, 1 का पावर n हो गया 1, तो रेट किसके बराबर हो गया? रेट हो गया k के बराबर। इसीलिए k का नाम है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पेसिफिक कब? स्पेसिफिक का मतलब जब सभी कॉन्सेंट्रेशंस को 1 कर दोगे तब जो रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आएगा वही है k। कोई दिक्कत? इसके नीचे हम एक और लाइन लिख लोगे। अब वो क्या है कि जैसे दुनिया के और कांस्टेंट होते हैं, आपने पढ़ा है जो कांस्टेंट होते हैं उनका वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और किसी चीजों पर डिपेंड नहीं करता है। कई सारे ऐसे भी कांस्टेंट है जिनका वैल्यू हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, लेकिन कुछ कांस्टेंट्स ऐसे होते हैं जिनका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे 11th में हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, याद है आप लोगों को? तो वही है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा। तो लिख लो रेट कांस्टेंट ऑफ अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। अगर ये एक केमिकल रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट ऑफ अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हमने ये क्यों बोला एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए? कहने का अर्थ ये है कि ऐसा नहीं कि दुनिया के सारे रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बराबर होता है। दुनिया के अलग अलग रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अलग अलग होगा, लेकिन कोई भी एक रिएक्शन ले लो, जैसे ये रिएक्शन मान लिया, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का वैल्यू मान लो 100 यूनिट है रूम टेम्परेचर पर, तो रूम टेम्परेचर पर यह हमेशा 100 यूनिट ही रहेगा, चाहे तुम कॉन्सेंट्रेशन ए बी का चेंज करो, घटा दो, बढ़ा दो, जीरो कर दो, कुछ भी कर दो। ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी कर दो, के उन पर डिपेंड नहीं करेगा। के एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, इस फॉर्मूले का कांस्टेंट है। किस पे डिपेंड करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। लेकिन दुनिया के अलग अलग रिएक्शन तुम लोगे तो उनका के अलग अलग होगा। इस बात को भी लिख लो, डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट रेट कांस्टेंट। डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट रेट कांस्टेंट। तभी रेट कांस्टेंट के लिए हमने बात कर लिया। अब ये जो m और n है वो क्या है? तो देखो m और n के बारे में लिखने के लिए हम रेट कांस्टेंट के बारे में जो लिखा हुआ है इसको मिटा दे रहे हैं। आप लोग नोट डाउन कर लो पहले जल्दी से, वीडियो को पॉज करके। m क्या है? देखो m को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। m कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। ए के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर कहलाता है। तो बताओ n क्या कहलाएगा? बड़ा सिंपल है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। कोई दिक्कत? और दोनों को जोड़ दो m प्लस n, ये कहलाता है ओवरऑल
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत? m प्लस n कहलाता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जल्दी से सब लोग इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब कोई बोलेगा कि जो mn है इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है? क्या m और n का वैल्यू 0 भी हो सकता है? तो बिल्कुल 0 भी हो सकता है। कोई बोलेगा सर m का वैल्यू 1 2 3 4 ही होगा क्या? a का पावर 1, a का पावर 2, a का पावर 3, या फिर a का पावर 1.5 भी हो सकता है? तो आंसर है m n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। m और n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि m और n हम लोग एक्सपेरिमेंट करके निकालेंगे, और एक्सपेरिमेंट करके जो निकल जाए, अब जब एक्सपेरिमेंट करके निकालना है तो 1.5 भी निकल सकता है, 0 भी निकल सकता है। कैसे एक्सपेरिमेंट करके निकालेंगे वो भी हम लोग समझेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे एक हम लोग। तो पहले लिख लो एक बात कि द वैल्यूज ऑफ m एंड n, द वैल्यूज ऑफ m एंड n, m और n है रिएक्शन का ऑर्डर, द वैल्यूज ऑफ m एंड n कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0 और फ्रैक्शनल, कैन बी 0 और फ्रैक्शनल। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 और फ्रैक्शनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है m और n का वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करेंगे m और n का वैल्यू, या फिर k का वैल्यू भी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो m, n एंड k आर कैलकुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंट। इसको एक्सपेरिमेंट करके कैलकुलेट किया जाता है। तो कोई बोलेगा कि सर हम लोग तो रेट लॉ इसलिए लिख रहे थे कि एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े, अब आप बोल रहे हैं कि m और n का वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके ही निकलेगा, तो फिर रेट लॉ लिखने का फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि एक बार अगर किसी रिएक्शन के लिए आपने k, m और n का वैल्यू निकाल लिए, तो अब आपके पास ये परमानेंट धन हो गया, परमानेंट प्रॉपर्टी हो गया आपका। उस रिएक्शन के लिए k, m और n फिक्स्ड हो जाएगा। हाँ, प्रोवाइडेड आपने टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। तो k, m और n का वैल्यू अगर आपका एक बार फिक्स हो गया तो आपको दोबारा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। दोबारा आपको जब भी रेट निकालना हो, आप a और b का कॉन्सेंट्रेशन रख दो इधर, वैल्यू, रेट निकाल लो, ठीक है। तो आपने लिखा होगा a, m, n एंड k आर कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। अब हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे एक्सपेरिमेंट के मदद से m और n या फिर k का वैल्यू निकलेगा। तो देखिए बच्चों, ये आपके पास आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन है फॉर अ गिवन रिएक्शन 2a plus 3b gives c, the following data are collected। ये डेटा कलेक्ट किया गया एक्सपेरिमेंट करके। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर और फिर रेट कांस्टेंट निकालना है। कोई दिक्कत? तो देखो ये एक्सपेरिमेंट 1 में क्या किया गया, देखो ये कॉन्सेंट्रेशन यानी ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन, ए और बी का अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है और रिएक्शन का रेट पता किया गया। देखिए ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है ना। फिर एक्सपेरिमेंट 2 में फिर ए और बी का अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन लिया गया, फिर रेट निकाला गया। फिर एक्सपेरिमेंट एक और किया गया, ए और बी का अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है और ये रेट निकाला गया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, आप लिखोगे सॉल्यूशन, लिखोगे सॉल्यूशन। रेट लॉ क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ऐसे लिखोगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अनुसार ऐसे सॉल्यूशन आपको स्टार्ट करना है।
देखो ऐसा नहीं कि जेई क्वेश्चन में आपको ये सब लिखना पड़ेगा, पर अगर आप इस तरीके से सिस्टमैटिक वे में लिखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बनेगा तगड़ा, ठीक है ना। इसीलिए शुरुआत में जब पढ़ाई करो तो एकदम सिस्टमैटिक लिखोगे। एग्जाम में आप चाहें तो कुछ स्टेप छोड़ दो, हमें फाइनल आंसर से मतलब है। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ आप लिखोगे रेट इज इक्वल टू होता है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर M कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर N, जो भी रिएक्टेंट है लिख लो। रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर M कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर N। कोई दिक्कत, ये रेट के बराबर है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है तुम्हारा, ठीक है ना। अभी आपको रेट का वैल्यू दिया गया है, देखो अलग अलग रेट का वैल्यू दे दिया गया है तुमको डायरेक्टली। तो अब क्या करोगे तुम, अलग अलग एक्सपेरिमेंट के आधार पर इनसे वैल्यूज पुट करके इक्वेशन बना लोगे। जैसे हम बना रहे इक्वेशन, देखो पहला इक्वेशन कैसे बन रहा है। तो पहला इक्वेशन बन रहा है, तुमको रेट पता है पहला एक्सपेरिमेंट में कितना है, 0.05 मोलर पर सेकेंड। देखो रेट का यूनिट भी लिखोगे साथ में, वरना गलती कर सकते हो, चांसेस है ऐसा। इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितना है, तो A का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर, 0.1 मोलर टू द पावर M। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कितना है, B का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी 0.1 मोलर टू द पावर N। तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया। अब आपको एक और इक्वेशन बनाना है दूसरे एक्सपेरिमेंट के आधार पर। लिख लो इधर, बना लो इक्वेशन, क्या दिक्कत है। 2 क्या लिखोगे, फिर से लिखो रेट का क्या वैल्यू दिया हुआ है। रेट का वैल्यू दिया हुआ है 0.10 लिखो या 1 लिखो, तो हम लिख देते हैं 0.1 मोलर पर सेकेंड एंड दिस इज इक्वल टू K इंटू A का कॉन्सेंट्रेशन बताओ। A का कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 मोलर टू द पावर M। B का कॉन्सेंट्रेशन भी बता ही दो अब, क्योंकि रेट होता है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर N B टू द पावर N। तो B का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1। अभी देखो, अभी तक हमने कोई दिमाग नहीं लगाया है, अभी तक तो हम बस दिए हुए डेटा को रेट लॉ के फॉर्मूला में फिट कर रहे हैं। और एक और इक्वेशन बन जाएगा आपका, वो बनेगा रेट क्या है लास्ट में, 0.05 मोलर पर सेकेंड एंड इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बताओ, तो 0.1 है, 0.1 है टू द पावर M, और सॉरी 0.1 मोलर है। इसको ध्यान रखना, यूनिट के साथ लिखोगे, ठीक है ना, गड़बड़ नहीं करना है आप लोगों को। किसी भी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते समय यूनिट लिखना है। M और N का सॉरी B का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो है 0.2 मोलर, 0.2 मोलर टू द पावर N। तो ये 3 इक्वेशन बन गया। अब देखो निकालना कितना चीज है आपको, तो निकालना है कैलकुलेट रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर। रेट कांस्टेंट यानी K निकालना है, और ऑर्डर मतलब M और N निकालना है। तो 3 चीज निकालना है, K, M और N। 3 अननोन है और आपके पास 3 इक्वेशन है, 1, 2 और 3। निकल जाएगा वैल्यू, निकल जाएगा। ये जैसे आपने टेबुलेट कर लिया ना, 3 इक्वेशन बना लिया, अब आपका इस टेबल से डिपेंडेंस खत्म हो गया। अब टेबल को मिटा भी सकते हो। तो आप लोग यहां तक नोट डाउन करो, क्योंकि अभी हम टेबल मिटाने वाले हैं ताकि ये कैलकुलेशन कर पाए इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, और हम टेबल मिटा रहे हैं। चलो इसको सॉल्व किया जाए। तो देखो किसी भी 2 इक्वेशन को ले लो, जैसे मान लो इक्वेशन 1 और 3 को ही हम लोग ले लेते हैं, कोई 1 और 2 ले सकता है, कोई बात नहीं। किसी भी 2 इक्वेशन को आंख बंद करके ले लो तुम। इक्वेशन 1 और 3 ले लेते हैं और डिवाइड कर दो। देखो डिवाइड कर दोगे तो लेफ्ट साइड वाला ये और ये बराबर है ना, कट जाएगा। हम क्या करते हैं, लिखते हैं
इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 3, आपका क्या आएगा? लेफ्ट साइड में देखो 1 के क्या है, वो है 0.05 मोलर पर सेकेंड, और इसके लेफ्ट साइड में इधर है 0.05 मोलर पर सेकेंड, 0.05 मोलर पर सेकेंड। राइट साइड में क्या है देखो, राइट साइड में के 0.1 मोलर, 1 मोलर टू द पावर m, और क्या है 0.1 मोलर टू द पावर n। यहां से हम एक बाइफर्केशन कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो, और डिवाइडेड बाय थर्ड के राइट साइड में क्या है 0.1 मोलर, 0.2 मोलर, उसको लिख लेते हैं इधर, k इंटू 0.1 मोलर टू द पावर m, 0.2 मोलर टू द पावर n, ये है आपका। अब देखो कई सारी चीजें तो कैंसिल हो जाएंगी, जैसे लेफ्ट साइड तो पूरा ही कैंसिल हो गया, देखो 1 हो गया। राइट साइड में देखो k बाय k कैंसिल हो गया, 0.1 मोलर टू द पावर m, 0.1 मोलर टू द पावर n, ये पूरा कैंसिल हो गया। बचा क्या आपके पास देखो, तो लेफ्ट साइड में बच गया 1 और राइट साइड में बचा देखो 0.1 मोलर, ऊपर भी है, सॉरी ऊपर में 0.1 मोलर टू द पावर n, और नीचे में 0.2 मोलर टू द पावर n। तो आप चाहो तो इस दोनों को एक साथ लिख सकते हो, 0.1 मोलर बाय 0.2 मोलर टू द पावर n, दोनों को एक साथ लिख लिया हमने। अब देखो यहां से मोलर भी आपका कट जाएगा, तो ये हो गया 1/2 टू द पावर n, ये हो गया 1/2 टू द पावर n। अब किसी भी चीज का पावर n करो तो वो वैल्यू 1 आना चाहिए। बताओ n का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताओगे n का वैल्यू क्या होगा? तो n का वैल्यू हो गया, किसी भी चीज का पावर अगर 0 करोगे तो 1 हो जाता है ना, n का वैल्यू हो गया 0। देखो कितना आसानी से ऑर्डर निकल गया रिएक्शन का, n कैलकुलेट हो गया, n का वैल्यू हो गया 0। तब सब लोग इसको नोट डाउन करो और हम वैल्यू लिखते जाते हैं यहां पर। n का वैल्यू हो गया 0, n इक्वल टू 0। अब इसको मिटाना है ताकि हम कैलकुलेशन कर सके फर्दर, तो आप लोग नोट डाउन करो, हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखो, अब आपको इंटेलिजेंटली इक्वेशन चूज करना होगा। कैसे? तो 1 और 3 चूज कर चुके हो ना, तब फिर से 1 3 कर लोगे तो आपको n का वैल्यू आएगा। आपको दूसरा कोई इक्वेशन चूज करना है, जैसे तुम चाहो तो 1 और 2 इस बार यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत? चलो 1/2 कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आप लिखोगे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, फिर देखो लेफ्ट साइड में क्या क्या है, तो लेफ्ट साइड में फिर वही है 0.05 मोलर पर सेकेंड डिवाइड बाय 2 में है 0.1 मोलर पर सेकेंड। अच्छा, लेफ्ट साइड में इस बार कैंसिल तो हुआ नहीं, राइट साइड में चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो राइट साइड में देखो k 1 में 0.1 मोलर टू द पावर m, 0.1 मोलर टू द पावर n डिवाइडेड बाय k इंटू 0.2 मोलर टू द पावर m, देखो 0.2 मोलर और आगे है 0.1 मोलर टू द पावर n। अब फिर से देखो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। जैसे देखो हमको एक बात तुरंत दिख गया, ये टर्म और ये टर्म एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, कैंसिल हो गया, k और k कैंसिल हो गया। देखो बहुत ही आसान अब तुम्हारा बन गया इक्वेशन। यहाँ क्या बचा, यहाँ पे देखो यूनिट तो कैंसिल हो गई, मोल पर सेकेंड, सॉरी मोलर पर सेकेंड कैंसिल हो गया, ये तुम्हारा बचा है फाइनली 0.05 बाय 0.1। और राइट साइड में क्या बचा, तो राइट साइड में बचा 0.1 मोलर। देखो इस दोनों को एक साथ लिख सकते हो क्योंकि दोनों का पावर m है, बाय 0.2 मोलर होल टू द पावर
m। कोई दिक्कत? अब देखो, अब तो और आसान हो गया तुम्हारे लिए काम। देखो, मोलर से मोलर कैंसिल, और यहां पर देखो ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा वैल्यू 0.5, और इधर क्या हो गया, 1/2, ये भी हो गया 0.5 टू द पावर m। अब सबको पता चल जाएगा, देखोगे m का वैल्यू क्या होगा, 1। क्यों? ये x है, x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m, m इक्वल टू 1। देखो कितना आसानी से m का वैल्यू भी निकाल लिया हम लोगों ने। और एक बार m का वैल्यू निकल गया, ये आ गया 1, तब हमको दोबारा लाइफ में कभी भी इस रिएक्शन के लिए, ये वाले रिएक्शन के लिए m का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है? अब क्या निकालना है तुम्हें? अब एक चीज निकालना रह गया, कौन सा, k। तो अब क्या करोगे, फिर से देखो, इसको तुम लोग नोट डाउन करो, हम मिटा रहे हैं। अब क्या करो, अगर तुम्हें m और n का वैल्यू पता चल ही गया है, m और n का वैल्यू पता चल गया है, तो m और n का वैल्यू अगर तुम्हें पता चल गया, तो कोई भी एक इक्वेशन ले करके उसमें m n का वैल्यू रख दो, बात खत्म है, हो गया सॉल्व तुम्हारा क्वेश्चन। पहला ही इक्वेशन उठा लेते हैं। तो पहला इक्वेशन बता रहा है 0.05 मोलर पर सेकेंड इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। कितना है कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी पहला इक्वेशन ले रहे हैं ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ है 0.1 मोलर, 0.1 मोलर टू द पावर m। m का वैल्यू बताओ जल्दी से, ये है 1। और दूसरा ये पार्ट है 0.1 मोलर, 0.1 मोलर टू द पावर 0। तो ये टर्म तो 1 हो गया है। अब देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन ये। तो यहां से तुम्हारा k डायरेक्टली निकल के आ गया, k आ गया 0.05 मोलर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, ये टर्म आके डिवाइड हो गया था 0.1 मोलर। और देखो यहां से k का वैल्यू निकल के आ गया 0.5 सेकेंड इनवर्स पर सेकेंड आ गया। देखो ये k का वैल्यू निकल गया। तो आपका फाइनली तीनों चीज कैलकुलेट हो गया, m, n और k। अब एक ध्यान देने योग्य बात है, जो कई बच्चों को पहले भी डाउट होगा, पर हम इंतजार कर रहे थे एक क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो ये कि ऐसा जो हम लोग रेट लॉ लिखते हैं, इस रेट लॉ में ये जो m और n होता है, क्या इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई कनेक्शन है क्या? बताओ तुम लोग, क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई कनेक्शन है? नहीं। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से m और n का कोई कनेक्शन नहीं है। तो नोट करके एक बार लिख लोगे ये क्वेश्चन के बाद, पहले वीडियो को पॉज करके पूरा इसका आंसर नोट डाउन कर लो, ठीक है ना? और फिर नोट करके लिखोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैज नो कनेक्शन with stoichiometric coefficient of reaction. Order of reaction has no connection with stoichiometric coefficient of reaction. रिएक्शन के stoichiometric coefficient के साथ ऑर्डर का कोई भी कनेक्शन नहीं है। जैसे यहां पे देखो stoichiometric coefficient है 2, 3, ऑर्डर आया है 1, 0। कोई दिक्कत? तो ये एक ऑब्जर्वेशन था। आपको पता है ये जो क्वेश्चन था कितना सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2003 के आईआईटी में आया हुआ है। आईआईटी जेईई एडवांस का क्वेश्चन है ये 2003 का। तो ऐसे ही अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, नहीं जानते हैं तो सारे क्वेश्चन ही डिफिकल्ट है। चलिए फिर हम लोग अगले सेक्शन में मूव करते हैं। तो बच्चों देखो, अब आपके सामने हमने एक ब्रेन टीजर लिखा है बोर्ड पर,
आपको इस ब्रेन टीजर को खुद से सॉल्व करना है और आंसर भी मैंने दे दिया है, वो आपको आंसर मैच करवाना है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, ये आपके सीखने के लिए है। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ देते हैं आपके लिए। फॉर अ रिएक्शन A+2B से C बन रहा है, द फॉलोइंग डेटा आर कलेक्टेड, ये डेटा कलेक्ट किया गया है। कैलकुलेट रेट, कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट बेसिकली आप लिखोगे K इंटू A⁴M B⁴N, और आपसे पूछा जा रहा है K का वैल्यू, M का वैल्यू और N का वैल्यू। तो हमने आंसर लिख दिया, K का वैल्यू 3.7037। आप अगर 3.7 तक भी निकाल ले आए तो भी सही मान लिया जाएगा उसको, ठीक है। M का वैल्यू 1 और N का वैल्यू 2 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ये वैल्यू है। अब यहां पर डेटा दिया हुआ है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, और ये है रेट का वैल्यू, इस लेफ्ट साइड वाले का वैल्यू दिया हुआ है। रेट का जो यूनिट है वो है मोलर पर सेकेंड, और A और B का कॉन्सेंट्रेशन है मोलैरिटी में। और ये 3 एक्सपेरिमेंट का डेटा है, आपको सॉल्व करना है। चलो हम देखो, इसमें एक छोटा सा हिंट देते हैं। हम क्वेश्चन बता नहीं रहे हैं, फिर से ध्यान दोगे आप लोग, क्वेश्चन आप लोग खुद ही सॉल्व करोगे। जब सॉल्व हो जाए उसके बाद इस हिंट को तुम लोग देखोगे। वो हिंट क्या है, पहले सॉल्व करना है। अगर सॉल्व नहीं किए, तुमने हिंट देख लिया, तो तुम्हारा लर्निंग नहीं हो पाया। हिंट हम दे रहे हैं M और N का वैल्यू निकालने के लिए। वो हिंट क्या है, तुम लिखोगे कि रेट इज इक्वल टू K A⁴M B⁴N। कोई दिक्कत? अब देखो, इस डेटा को अगर तुम ऑब्जर्व करो तो वो ये है, पहला और दूसरा एक्सपेरिमेंट में A का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, सिर्फ कौन चेंज हुआ, B चेंज हुआ है। देखो, पहला दूसरा एक्सपेरिमेंट में A चेंज हुआ नहीं, सिर्फ और सिर्फ B चेंज किया, यानी A कांस्टेंट रहा। तो A रहा कांस्टेंट और B हुआ चेंज। अच्छा, B कितना चेंज हुआ, तो B डबल हो गया, देखो दुगना हो गया। B दुगना हो गया है। B के दुगना होने से रेट देखो तुम 4 गुना हो गया है। 0.1 इंटू 4 करोगे तो 0.4 आएगा। तो B को दुगना करने से रेट 4 गुना हो जाएगा। इसको दुगना करो, ये 4 गुना हो जाएगा। ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा कि B को डबल करने से रेट 4 गुना हो जाए? जब B का पावर 2 हो। B का पावर 2 हो और अगर तुमने उसको दुगना किया तो 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो यानी कि B का पावर 2 होना चाहिए, यानी N का वैल्यू 2 होना चाहिए। देखो, हो गया सॉल्व। लेकिन ये तरीका तुम लोग तब तक नहीं अपनाओगे जब तक एक बार पहले से क्वेश्चन इक्वेशन लिख के सॉल्व न कर लो। और एक तरीका बताते हैं, M का वैल्यू देखा जाए। तो M का वैल्यू जब तुम निकालोगे तो यहां पर एक और फिर से खास बात देखोगे, वो ये है, एक्सपेरिमेंट 1 और 3 को देखो, जिसमें B का कॉन्सेंट्रेशन रह गया कांस्टेंट। देखो, B में कोई चेंज नहीं आया। फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट में सेम आइडेंटिकल B है। फर्स्ट और थर्ड में B आइडेंटिकल है, A डबल हुआ है। देखो, A 0.3 से 0.6 हो गया है। इस बार A डबल हो गया है, B रह गया आइडेंटिकल। अच्छा, A के दुगना होने से रेट देखो, फर्स्ट थर्ड में रेट का क्या फर्क पड़ा है? फर्स्ट थर्ड में रेट डबल हुआ है, 0.1 से 0.2। अच्छा, इधर A को 2 गुना करते हो तो ये भी 2 गुना बढ़ता है। अच्छा, A को 2 गुना करते और ये 4 गुना बढ़ जाता, तब यानी ये स्क्वायर था। लेकिन A को 2 गुना किया और ये भी 2 ही गुना बढ़ा, इसका मतलब यहां पावर 1 है। जैसे F इज इक्वल टू M इंटू A, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का पावर 1 है ना, मास डबल करोगे तो फोर्स डबल होगा। लेकिन अगर मास का स्क्वायर होता तो मास को डबल करते तो फोर्स 4 गुना हो जाता। चूंकि A को डबल करने से रेट डबल हुआ है, इसीलिए A का पावर क्या है, 1 है। देखो, M इक्वल टू 1।
अब क्या करोगे, m और n निकल गया तो कोई एक इक्वेशन का डेटा लिख दोगे, इसी इक्वेशन में रेट का वैल्यू रख दो, ए का कॉन्सेंट्रेशन बी का कॉन्सेंट्रेशन रख के एम एन का वैल्यू रख दो और वहां से के निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए था, आप लोग इसको सॉल्व करोगे। फाइनली हम एक और छोटा सा बात यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो पिछला क्वेश्चन में जो एम एन आया था ना वो अलग था और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग था। पिछला क्वेश्चन में कोफिशिएंट 2 3 था ऐसा कुछ, और m और n आया था 1 0। इस क्वेश्चन में a का पावर आ गया 1, देखो a का पावर आ गया 1, m का वैल्यू आ गया 1 और कोफिशिएंट भी 1 है, और b का पावर n आ गया 2 और कोफिशिएंट भी 2 है। इसका कतई ये मतलब मत समझ लेना कि कोफिशिएंट जो था वही m और n हो जाता है। तो हम बता रहे थे कि m n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसे रेट लॉ के एप्लीकेशन पर बेस्ड। तो बच्चों देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करोगे आप लोग। क्वेश्चन है फॉर अ रिएक्शन 2a plus b plus c gives d, the rate is equal to, rate law देखो दिया हुआ है, rate is equal to k into a into b to the power 2, where k is equal to 2 into 10 to the power minus 6, यानी रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन, जब A का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, B का कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर है और C का कॉन्सेंट्रेशन 0.8 मोलर है, उस टाइम पर रेट निकालो। तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर है, आप सब लोग क्वेश्चन पर सॉल्व करोगे फिर मेरा सोल्यूशन देखोगे। ठीक है, देखोगे रेट इज इक्वल टू दिया हुआ एक्सप्रेशन, देखो क्या दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 2। आगे क्या करना है बताओ, आगे वैल्यू पुट करना है, K का वैल्यू पुट करो, A और B का वैल्यू पुट करो, आंसर ले आओ। K का वैल्यू कितना है बताओ, तो K का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मोलर टू द पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, मोलर टू द पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स इंटू A का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 मोलर, लिख दो इंटू 1 मोलर। B का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2 मोलर, 2 मोलर, लेकिन 2 मोलर का स्क्वायर भी तो है, 2 मोलर का स्क्वायर करना है। हो गया, अब आंसर आ गया देखो। तो यहां से आपका आंसर आ गया, ये 2 2 जा हो गया 4, 4 2 जा 8, ये हो गया 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। यूनिट क्या है, तो यूनिट के लिए देखोगे कि पहले ये जो है ये मोलर स्क्वायर यहां से और यहां से मोलर टू द पावर माइनस 2 कैंसिल हो गया। देखो ये टू द पावर प्लस 2 है, ये माइनस 2 है, कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो यहां पर एक मोलर बच गया, ये सेकंड इनवर्स यानी मोलर पर सेकंड आ गया आंसर आपका रेट का। इसमें लेकिन एक बात है, एक बात जो हम आपको बताना चाहते हैं, क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था कि K का जो यूनिट है वो K का यूनिट क्या होता है। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन में K निकाला है, देखो पहले क्वेश्चन में K का यूनिट कुछ और होगा, यहां पर K का यूनिट कुछ और है। तो देखो K का यूनिट फिक्स्ड नहीं होता है, K का यूनिट फिक्स्ड नहीं होता है। K का यूनिट इस तरीके से रहता है ताकि A और B का जब तुम यूनिट लिखोगे यहां पावर वगैरह के साथ, तो फाइनली कट पीट के जो रेट का आंसर है वो मोलर पर सेकंड आ जाएगा। दैट्स ऑल, रेट का आंसर फिक्स आना है, क्या आना है, मोलर पर सेकंड। तो K का यूनिट और A और B का पावर के साथ, A B तो कॉन्सेंट्रेशन है, इनका यूनिट तो मोलर होगा, कुछ पावर वगैरह लगा होगा, उसको कट पिट के फाइनल मोलर पर सेकंड आ जाना है। तो K का स्पेसिफिक यूनिट
नहीं होता है। ठीक है, अब बोलोगे के का यूनिट किस बात पर डिपेंड करता है? कभी कुछ भी हो सकता है। तो के का यूनिट बेसिकली डिपेंड करता है कि ए और बी का पावर कितना है। जैसे मान लो, ये अलग से हम बात बता रहे हैं, जैसे मान लो ए का पावर आ गया 0, किसी रेट लॉ में ए का पावर 0 आ गया और बी का पावर भी 0 आ गया, तो ये तो पूरा 1 हो जाएगा। तो जो के का यूनिट होगा वो मोलर पर सेकेंड होना चाहिए। क्यों? ताकि रेट का वैल्यू मोलर पर सेकेंड निकल करके आ जाए। क्लियर है ना? तो के का यूनिट डिपेंड करता है ए और बी का पावर क्या है। ए और बी का पावर, जैसे यहां पर ए का पावर 1 था, बी का पावर 2 था, तो के का यूनिट हो गया मोलर टू द पावर -2 सेकेंड इनवर्स। दोनों का पावर 0 हो जाए तो के का यूनिट हो जाएगा मोलर पर सेकेंड। क्यों? ताकि रेट का यूनिट मोलर पर सेकेंड निकल करके आ जाए। तो चाहो तो नोट करके छोटा सा बात लिख सकते हो। उसके बाद इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन पहले नोट लिख लो। छोटा सा लाइन लिखना, द यूनिट ऑफ के डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ए और बी के पावर को क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। तो यूनिट ऑफ के डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यूनिट ऑफ के डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम इसको मिटा रहे हैं और इसका एक दूसरा पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम इसको मिटाएं। इसी रिएक्शन का दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है? लिखो पार्ट 2। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2। पार्ट 2 है इन प्रीवियस क्वेश्चन, यानी अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, इन प्रीवियस क्वेश्चन कैलकुलेट रेट आफ्टर सम टाइम, calculate rate after some time when concentration of A has been reduced to 0.5 मोलर। क्या बोल रहा है? बोल रहा है पिछले क्वेश्चन में जो ए और बी रिएक्टेंट है वो तो खर्च होगा टाइम के साथ। ए और बी खर्च हो रहा है। जब ए और बी खर्च होकर के कुछ ऐसा टाइम बीत गया जब ए का कॉन्सेंट्रेशन 1 से कितना हो गया है? 1 से हो गया है 0.5। तो 0.5 मत लिखो, ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन लिख लो। हाँ ठीक है, 0.5 भी चलेगा। ठीक है, तो लिख लो ये रेड्यूस टू 0.5। ए का कॉन्सेंट्रेशन घट के इतना हो गया, तब कितना रेट होगा? तब तुम्हारे पास क्या है? सोल्यूशन। तो एक बार तुम लोग इसको सॉल्व करोगे और फिर हम जो सोल्यूशन लिखेंगे उसको तुम लोग मैच कराओगे। एक बार सॉल्व करो जल्दी सब लोग, वीडियो को पॉज करके। तो देखो, हमें ऐसा लगता है कि हमें लिखना चाहिए रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 2। यही तो रेट लॉ है, देखो दिया हुआ है जो कि क्वेश्चन में। तो रेट पूछा जा रहा है, के का वैल्यू तो चेंज करता नहीं है। क्या ए का कॉन्सेंट्रेशन घट गया, बी का कॉन्सेंट्रेशन भी घट गया, सी का कॉन्सेंट्रेशन भी घट गया, तो रेट चेंज कर जाएगा? सॉरी, कांस्टेंट चेंज कर जाएगा? नहीं, कांस्टेंट तो फिक्स रहता है। कांस्टेंट कितना है? तो के का वैल्यू फिक्स है 2 × 10⁻⁶। अब ए का वैल्यू कितना है? ए घट करके कितना हो गया है? 0.5। ये हो गया 0. सॉरी, पहले के का यूनिट लिख लिया जाए। के का यूनिट है मोलर -2 सेकेंड इनवर्स इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। वो कितना है? ए का कॉन्सेंट्रेशन है 0.5 मोलर टू दी पावर, ए का कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 है, वो भी लिख लिया हमने। उसके बाद लिखना है बी का कॉन्सेंट्रेशन, और बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? तो बी का कॉन्सेंट्रेशन है 2 मोलर और इसका पावर है 2। तो बताओ क्या यहां से आंसर आएगा? सही? जितने लोग बता रहे हैं कि यहां से सही आंसर आएगा वो गलत है।
क्योंकि यहां से सही आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब A घटा है तो B भी तो खर्च हुआ होगा, है कि नहीं? तो B का कॉन्सेंट्रेशन ये जो लिखा हमने ये वैल्यू गलत लिखा है, हमें पता नहीं है B का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले B का कॉन्सेंट्रेशन पता करना पड़ेगा। A घटा है तो B भी घटा होगा, लेकिन क्या है कि B का कॉन्सेंट्रेशन A का तो घट जाएगा, K का कॉन्सेंट्रेशन नहीं घटा होगा। K जितना पुराना था उतना ही K अभी भी रहेगा, K का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तब हमें पता करना है कि B घट के कितना हो गया होगा। तो अब आपको फिर से मोल कॉन्सेप्ट पे आ जाना होगा एक बार। कैसे? देखो लिखते हैं, चलो। आपके पास रिएक्शन है 2A प्लस B प्लस C से बन गया D। पहले देखो इसको मिटाते हैं, बाद में ये वैल्यू तो पुट कर ही लेंगे हम लोग। पहले हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल लें। तो जब शुरुआत में तुम लिए थे तो T इक्वल टू 0 पर A कितना था? तो शुरुआत का जो A था आपका, जब से आप रिएक्शन स्टार्ट किए थे तो वो था 1 मोलर। कितना था? 1 मोलर। B कितना था? B था 2। C लिखें क्या? लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? इसलिए क्योंकि C तो रेट एक्सप्रेशन में अपीयर ही नहीं किया। C से हमको कोई मतलब नहीं है। D से कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। C D लिखने का कोई फायदा यहां पर नहीं है। इसलिए जब हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था तो C का कॉन्सेंट्रेशन 0.8 मोलर कहीं पर भी यूज नहीं हुआ था, सिर्फ A और B लिखते हैं। अब देखो, अब हमने बात किया था केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में, याद करो कि ये जो कोफिशिएंट है क्या बताता है? ये बताता है अगर 1 से 2x खर्च होगा, कितना खर्च होगा? 2x। तो 2 से कितना खर्च होगा? x खर्च होगा। क्यों? क्योंकि इसका कोफिशिएंट है 2, इसका कोफिशिएंट है 1। जिसका कोफिशिएंट 2 है वो 2x खर्च होगा, जिसका कोफिशिएंट 1 है वो कितना खर्च होगा? 1x खर्च होगा। ये केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े। अब तुम्हें पता कर लेना है कि A कितना बचा और B कितना बचा। A तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो कितना बचा A बताओ तो। A बचा है 0.5, यानी कि ये जो 1 माइनस 2x का वैल्यू ये 0.5। तो 2 माइनस x का वैल्यू कितना होगा यही तो पता करना है हमें। तो देखो 1 माइनस 2x का वैल्यू अगर 0.5 है तो यहां से तुम 2x का वैल्यू निकाल सकते हो या फिर x का वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहां से देखो x कितना हो गया? x हो गया, ये हो गया 2x इधर चला गया 0.5 by 2 0.25, तो x हो गया 0.25। कोई दिक्कत? अब देखो x का वैल्यू निकल गया तो 2 माइनस एक्स भी निकल जाएगा। तो 2 माइनस एक्स कितना हो गया? 2 माइनस 0.25 माइनस 0.25, तो ये हो गया 1.75। तो अब आपको B और A का नया कॉन्सेंट्रेशन, A का तो नया कॉन्सेंट्रेशन पहले से पता है कितना है? 0.5, जो कि दिया हुआ था क्वेश्चन में। कोई दिक्कत? B का नया कॉन्सेंट्रेशन है 2 माइनस एक्स। 2 था, x खर्च हो गया, तो बचा कितना? B का नया कॉन्सेंट्रेशन बचा 1.75। अब ये नया कॉन्सेंट्रेशन यूज कर लेना है आपको और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। जल्दी से सॉल्व करो क्वेश्चन को, अगर आपने सॉल्व नहीं किया था सही सही तो। चलो हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो K का वैल्यू यहां पर लिखते हैं। तो K है आपका वही पुराना वाला 2 × 10⁻⁻6 मोलर टू द पावर -2 सेकेंड इनवर्स। A का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो था 0.5 मोलर टू द पावर 1 और B का कॉन्सेंट्रेशन है 1.75 मोलर टू द पावर 2। और यहां से जो आंसर आएगा, जल्दी से आंसर निकालोगे सब लोग, वही होगा आपका सही आंसर। तो ये जो आंसर है ये है 3.0625 × 10⁻⁻6
मोलर पर सेकेंड। यूनिट भी देखोगे कंसिस्टेंट है, यहां पर मोलर स्क्वायर था, यहां मोलर टू द पावर -2 था, ये कट गया, ये मोलर, ये पर सेकेंड बच गया। तो इस तरीके से बच्चों हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होता है और उसको कैसे एक्सपेरिमेंट करके कैलकुलेट करते हैं, और इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने देखा कि रेट लॉ का यूज कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में या रेट निकालने के लिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों। आपको इस पर बेस्ड जो असाइनमेंट मिलेगा उसको सॉल्व करना है और अगले क्लास में आना है। ठीक है, धन्यवाद।